कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र 14 मार्च को आपका पेपर है। उसमें से सारे अंक के वीडियो बन चुके हैं, चैप्टर वाइज वीडियो भी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न के लिए सभी चैप्टरों से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 4 अंक के प्रश्नों का ये दूसरा भाग है। ये 2 भागों में वीडियो बना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप तैयार कर लें और इसके बाद यदि समय बचता है तब आप जो है चैप्टर वाइज वीडियो देख करके 4 अंकों के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए। तो चलिए, केपलर ने 3 नियम दिए थे, उन नियमों को समझते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो प्रथम नियम, या इसी को कक्षा का नियम भी बोलते हैं, तो क्या है ये? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य होता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये जो कक्षा है, ये जो रचना है, इसको हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। और दीर्घवृत्ताकार में 2 नाभिक होते हैं, एक ये यस बना है, एक ये S2 बना है। और ये पी का मतलब क्या हो गया? प्लैनेट। तो सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। अब चलते हैं द्वितीय नियम पर। ये द्वितीय नियम, या इसी को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ये क्या है? सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो ये सूर्य हो गया, मान लीजिए ग्रह है, तो ग्रह से ये सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये 2 हिस्सों में बना हुआ है। जितना क्षेत्रफल 1 घंटे में इधर होगा, उतने क्षेत्रफल 1 घंटे में इतना होगा। 1 घंटे का मतलब आप कोई भी समय अंतराल ले सकते हैं। कुल मिला के समान समय पर समान क्षेत्रफल तय होता है। तीसरा नियम, तृतीय नियम, ये से आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। किसी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। आप इस सूत्र से इसकी भाषा बना सकते हैं। टी का मतलब होता है आवर्तकाल, तो किसी ग्रह का आवर्तकाल, और ये वर्ग लगा है, स्क्वायर माने वर्ग, फिर सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली दूरी के घन के समानुपाती होता है। इस तरह से सूत्र से इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ स्मॉल g के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक स्थापित करिए। गुरुत्वाकर्षण का मान किस तरह से परिवर्तित होता है? तो चलिए सबसे पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। अब इससे पिंड का द्रव्यमान कितना हो गया? m हो गया। और सतह से पिंड की ऊंचाई कितनी हो गई? h हो गई। इस तरह से चित्र बना करके चित्र के बारे में हमको लिख देना है। अब यदि हम गुरुत्वाकर्षण का मान हम कहाँ पर निकालते हैं? पृथ्वी सतह पर। तो पृथ्वी सतह पर जो सूत्र होता है G बराबर Gm/r² होता है, इसको लिख दिए। अब h ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो इसी सूत्र को डुप्लीकेट करना है, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड करना है। तो ये G की जगह G' लिख दिए, Gm की जगह Gm लिख दिए। केवल यहाँ पर अंतर आ रहा है कि पहले वस्तु यहाँ थी सतह पर, तो उसकी दूरी सिर्फ r थी। अब वस्तु यहाँ चली गई तो दूरी कितनी हो गई? r+h हो गया। तो ये जो हमारे पास r² लिखा था, उसके साथ हम लिख दिए r+h का होल स्क्वायर। इस तरह से हमको सूत्र करना है। सूत्र करने के बाद हमको क्या करना है? दूसरे वाले में पहले को भाग करना है। तो दूसरा वाला क्या है? G', तो यहाँ पर लिख दिए G', और बटे में पहला वाला क्या हो गया? G। फिर बराबर इधर का देखते हैं, तो यहाँ दूसरा वाला क्या है? Gm/r+h का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिए। और उसके बटे में G का मान क्या है? Gm/r², तो ये लिख दिए। यहाँ से देख रहे होंगे Gm कट जाएगा और ये वाला r² ऊपर चला जाएगा और r+h का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो है r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से नीचे वाले हिस्से से। ऊपर वाला ये r² हम वैसे लिख दिए हैं, यहाँ पर हम नीचे वाले से r², ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से r निकल जाएगा तो 1 बचेगा और इसमें h/r हो जाएगा। यदि आप गुणा करेंगे तो फिर से r कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर निकालने पर ये r² हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं r² कैंसिल हो जाएगा
अब इसको हम ऊपर लिख देंगे तो 1 + h/r का ये घात -2 हो जाएगा। यहाँ बटे में है तो +2 है, ऊपर लिखने पर ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप हम देखते हैं कि यहाँ पर g और g' ये वाला वैसे उतार दिए हैं। ये जो -2 है तो द्विपद प्रमेय से यहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा -2h/r हो गया। अब यहाँ पर इस g का यदि हम पक्षांतर कर दें तो ये g इधर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो g' का मान होता है वो ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, या प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी प्रश्न आ जाए तब भी आपको यही करना है। कभी कभी सूत्र दे देता है तो सूत्र के हिसाब से काम कर लेना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य प्रत्यास्थ की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। माना किसी तार की लंबाई l है, परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। यदि F बल लगाने पर उसके लंबाई में वृद्धि ΔL हो तो किया गया कार्य। तो जो कार्य का सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर ये परिवर्ती कार्य है तो यहाँ पर औसत बल निकालेंगे और उसके लंबाई में वृद्धि उसका विस्थापन कहला जाएगी, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन का कार्य जो है लंबाई में वृद्धि करेगा और औसत बल ये करेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कार्य को W लिख दिए। औसत बल का जो सूत्र है वो 0 + F/2 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में बल 0 था, बाद में F लगा तो औसत बल हो गया 0 + F/2। ये लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, ΔL। तो अब यदि हम इसको 2 को अलग लिखना चाहते हैं तो 1/2 F∆L इस तरह से ये बचेगा। अब यही कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस सूत्र में कोई अंतर नहीं है, केवल W की जगह U लिख दिए हैं, बाकी इधर का जो चीज़ है सारा उतार दिए हैं। अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है। इसमें हम F∆L तो हमारे पास पहले से है, तो ये F भी लिख दिए, ΔL लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, A और L का हम गुणा भी कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं। देखिए F के बटे में क्या लिखे हैं, A, और ΔL के बटे में क्या लिखे हैं, L। मतलब भाग हम किसका कर दिए, AL का, तो गुणा भी किसका करेंगे, AL का कर देंगे। अब यहाँ पर लिखें 1/2। F/A का मतलब होता है प्रतिबल, तो यहाँ F/A प्रतिबल का सूत्र होता है, तो ये लिख दिए हैं। और ये जो ΔL/L है वो सूत्र होता है विकृति का, तो यहाँ विकृति लिख दिए हैं। और यह क्षेत्रफल गुणे लंबाई का जो सूत्र होता है वो आयतन होता है, तो यहाँ पर आयतन लिख दिए हैं। इस तरह से इन्हीं सूत्रों को शब्दों में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एकांक आयतन में ऊर्जा है, तो एकांक आयतन होगा तो इसमें आयतन का मान हम हटा देंगे, 1 मान लिए, तो यहाँ पर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति भर बचेगा। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, विकृति का भाग करते हैं और विकृति का गुणा करते हैं। तो एक विकृति तो हमारे पास पहले से थी, यदि विकृति का गुणा करेंगे तो विकृति का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में प्रतिबल बटे विकृति को हम क्या बोलते हैं, यंग गुणांक, तो यंग गुणांक लिख दिए और यहाँ विकृति का स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या तार को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक है ये। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव चालित लिफ्ट की कार्यविधि का वर्णन करिए। तो यह पास्कल के नियम पर आधारित युक्ति है जिसकी सहायता से भारी वस्तु को कम बल लगाकर उठाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का चित्र बना देना है। इस चित्र में ये जो बल है यहाँ पर F1 बल है, ये लगाया जा रहा है तो इसकी दिशा नीचे की ओर है। ये F2 बल है, इसको प्राप्त हो रहा है, ये ऊपर की ओर बल लगता है। इसमें ये जो भाग है पिस्टन लगा है और इसका क्षेत्रफल क्या है, A1 है। इसी तरह से इसमें भी पिस्टन लगा है और इसमें किसका क्षेत्रफल है, A2 है। यहाँ पर ये जो A, B, C है, ये 3 नलियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरह से, और इसके बीच में जो है एक द्रव भरा हुआ है। तो यह भारी वस्तु उठाने का तरीका होता है। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो पहला पिस्टन है या बल जिसमें पहला बल लग रहा, उसके पिस्टन का क्षेत्रफल कम है और इसके क्षेत्रफल अधिक है। अब ये कैसे कार्य करता है क्षेत्रफल पर, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसमें 2 ऊर्ध्वाधर पिस्टन युक्त बेलन A और B हैं। तो ये 2 ऊर्ध्वाधर पिस्टन युक्त बेलन क्या कहला गए, A1 और A2 कहला गए, जो क्षैतिज C से जोड़े गए हैं, और ये जो क्षैतिज बेलन से C से जोड़े गए हैं। छोटे पिस्टन पर नीचे की ओर बल लगाया जाता है। तो यहाँ पर जब हम बल लगाते हैं
तो ये क्या हो जाता है, दाब इस पर लगता है। तो दाब होता है P बराबर F/A, माने बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ बल लगा रहे हैं F1 और पिस्टन का क्षेत्रफल कितना है A1, इसलिए F1/A1 हो गया। अब पास्कल के नियम से ये जितना भी दाब है ये समान रूप से संचित हो जाएगा। तो यही है पास्कल के नियमानुसार यह दाब समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित होता है। अतः बड़े पिस्टन पर जो लगने वाला बल है, तो यहाँ पर जो बल का सूत्र है वो F=PA2। ये कैसे हो गया, क्योंकि बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो बल का मान है वो F2 है और जो दाब है वो P ही है। P के मतलब ये है कि दाब तो समान रूप से संचरित हो रहा है। तो यहाँ दाब में P1 P2 नहीं लगाएंगे। और कितने क्षेत्रफल पर बल लग रहा है, A2 पर, तो यहाँ पर A2 लिख दिए हैं। अब अगले स्टेप में आप ये देख रहे हैं कि P का मान F1/A1 है, तो यहाँ F1/A1 लिख दिए हैं, P का मान रख दिए हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि यदि A1 का मान जो है A2 से कम हो, A1 का मान कम हो, A2 का मान ज़्यादा हो, तब जो है F2 का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा F1 से। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं यदि F2 का मान बढ़ाना हो तो A2 का मान बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको दूसरे पिस्टन में बल का मान ज़्यादा पाने के लिए उसके पिस्टन का क्षेत्रफल अधिक रखना चाहिए। यही जो है द्रव चालित लिफ्ट का मुख्य कार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है? तो एकांक द्रव्यमान आयतन हेतु इसकी गणना कीजिए अथवा बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, इसे सिद्ध करिए। तो यही प्रश्न दो रूप से पूछता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। जब कोई आदर्श तरल धारा रेखी प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नियत होती है। इसी को सूत्र में लिखते हैं P बराबर P + 1/2 dv² + dgh। इसमें P जो है दाब ऊर्जा है, ये जो है गतिज ऊर्जा है और ये जो है स्थितिज ऊर्जा है। इनका योग क्या होता है, नियत होता है। अब यहाँ पर हमको इस तरह से चित्र बनाना है। चित्र में देख लीजिए, ये H1 माने इसकी ऊंचाई है, ये H2 दूसरे सिरे की ऊंचाई है। यहाँ पर जो है P1 दाब है, A1 इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, V1 इसका वेग है और ΔT समय अंतराल है। इसी तरह से सारा कुछ जो इधर लिखा है वो सारा कुछ इधर लिखा है, बस सब में 2 लगा के लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। माना कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखी प्रवाहित होता है जिसका घनत्व क्या है, D है। इसमें दो क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 की कल्पना करते हैं। तो ये वाला क्षेत्र 1 हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र 2 हो जाएगा, जिनकी ऊंचाई, परिच्छेद, वेग, दाब क्रमशः ये हैं। तो ऊंचाई जान लेते हैं। इसमें ऊंचाई H1 H2 हो गया, वेग V1 V2 हो गया, दाब P1 P2 हो गया, अनुप्रस्थ काट का या परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 A2 हो गया। ये सारी चीज़ें हमको लिखना है। तो जो तरल है वो B से कहाँ की ओर जाता है, C की ओर। तो यहाँ से ये कहाँ से जाएगा, D से E की ओर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर किया गया कार्य, माने तरल जब यहाँ से यहाँ तक चलता है, विस्थापन होता है तरल का, तो कार्य क्या होगा। तो देखिए ΔW = W1 - W2 होता है। माने जो यहाँ पर कार्य किए हैं, तो यहाँ पर ये कार्य आगे की ओर बढ़ रहा है, यहाँ भी ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसको लिखेंगे W1 - W2। यहाँ पर बल लगा रहे हैं, यहाँ पर बल का अपने आप हो रहा कहना चाहिए। यहाँ के बल लगाने से यहाँ द्रव निकल रहा है। अब देखते हैं इसमें कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल को हम लिख सकते हैं दाब गुणे क्षेत्रफल, और यहाँ विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, वेग गुणे समय, और फिर लास्ट में क्या लिख सकते हैं, दाब गुणे आयतन। तो चलिए इसी सूत्र से हम बनाते हैं। तो यहाँ का ΔW की जगह ΔW लिख दिए। अब इसमें जो है ये क्या कहता है, दाब, तो ये दाब गुणे दाब हो गया। फिर ये क्या है, क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल A1 हो गया। फिर ये वेग कहता है तो वेग लिख दिए हैं, और ΔT समय है तो समय लिख दिए हैं। इस तरह से यहाँ पर हम W1 का मान भी रख दिए और 2 लगा करके W2 का भी मान रख दिए हैं।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो A1 V1 डेल्टा टी है ये आयतन के बराबर होगा, A2 V2 डेल्टा टी ये भी आयतन के बराबर होगा। तो आयतन के परिवर्तन को हम यहाँ डेल्टा भी लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो कार्य है, कुछ कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा के बराबर K2 माइनस K1। अब यहाँ K2 का जो मान है तो 1/2 mv² होगा और K1 का मान भी 1/2 mv² होगा। तो यहाँ पर 1/2 m, अब ये K2 है तो V2 का स्क्वायर और K1 है तो V1 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब कार्य का शेष भाग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 लिखते हैं। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि ये डेल्टा U की जगह डेल्टा U लिख दिए और जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है, तो mg तो सेम है, तो यहाँ पर H2 माइनस H1 हो जाएगा। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम देखते हैं कि डेल W बराबर हो जाएगा डेल्टा K प्लस डेल्टा W। तो डेल W का मान यहाँ से ले लेते हैं, तो ये डेल W का मान रख दिए। इसके बाद डेल्टा K का मान हम यहाँ से ले लेते हैं, तो डेल्टा K का मान रख दिए हैं। और इसके बाद फिर डेल्टा U है तो डेल्टा U का मान हम यहाँ से रख दिए, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा V और हटाएंगे या इधर भाग करेंगे, तो द्रव्यमान बटे आयतन का मान घनत्व होता है। तो जहाँ जहाँ m होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। घनत्व को d से लिखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बचा, P1 माइनस P2। अब यहाँ m को है तो m को क्या लिखेंगे, d, और इसका अंदर गुणा भी कर देंगे, तो इस तरह से ये दो पद निकल आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम d को गुणा कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम 1 वालों को एक तरफ पक्षांतर करते हैं। ये जैसे ये वाला 1 वाला है, V1 वाला, ये H1 वाला है, तो इधर हम लिख लिए हैं ये, और इसी तरह से ये दूसरे बिंदु पर भी लिख दिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इधर का जो दाब है, ये गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, इनका योग, एक तरफ का योग दूसरे तरफ के योग के बराबर है। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि दाब का ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा का योग और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, एक नियत होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण के प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे पृष्ठों पर वायु के प्रवाह चाल क्रमशः 70 मीटर प्रति सेकंड, 63 मीटर प्रति सेकंड है। यदि पंख का क्षेत्रफल 2.5 मीटर स्क्वायर है तो उस पर उत्थापक बल ज्ञात कीजिए। घनत्व इतना है। तो चलिए NCERT का क्वेश्चन एक आध बार आता रहता है तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो दिया है उसको देख लेते हैं। V2 ये वेग का मान हो गया 70 मीटर प्रति सेकेंड। ये कम वेग है तो V1 ले लेते हैं 63 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो क्षेत्रफल है 2.5 हो गया। इसका जो घनत्व है वायु का 1.3 kg मीटर पर क्यूब हो गया। तो इस तरह से जो दिया है सबसे पहले ये लिख देंगे। अब यहाँ पर हम बर्नौली का प्रमेय यूज करेंगे। तो P1 प्लस 1/2 dV1 स्क्वायर प्लस mgh1 होता है और यहाँ प्लस mgh2 होता है। तो यदि एक ही तल में हो, क्षैतिज तल h का मान ना हो, h का मान बराबर हो, तो उसको हटा देते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा दो स्थितियों का। अब हम ये क्या कर रहे हैं, P2 का पक्षांतर इधर कर लिए और इसका पक्षांतर इधर कर दिए। तो P1 माइनस P2 और 1/2 dV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इस तरह से कॉमन लेके आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें मान रख देते हैं। तो 1/2 रख दिए, यहाँ d का मान भी रख दिए। V2 का मान 70 है, V1 का मान 63, तो इसको कर लिए। फिर 1/2 1.3 ये लिखे। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कोष्टक आप इसको अलग अलग कर सकते हैं तो सरल पड़ेगा। नहीं इनका जो है वर्ग कर लेंगे और घटा लेंगे तब भी ठीक है। तो ये 70 माइनस 63 लिख दिया, 70 प्लस 63 लिख दिया, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगा दिए हैं। तो यहाँ पर 1/2 ये बाकी चीज़ें तो लिखी हुई हैं। 70 में 63 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। अब यदि ये सब गुणा उणा करके हम हल कर देते हैं तो 605.15 पास्कल इसका दाब आ गया। अब हमको वायुयान के पंखे के नीचे उत्थापक बल चाहिए, तो हम लिखेंगे दाबांतर गुणे पंख का क्षेत्रफल, क्योंकि जो बल होता है वो दाब गुणे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर जो दाब है 605.15 हो गया, ये ऊपर जो निकाले थे, और पंख का क्षेत्रफल इतना हो गया। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो इतना बल जो है उसके उत्थापक बल लगेगा वायुयान को ऊपर उठाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है, शीतलन वक्र को समझाइए। तो
तो पहले न्यूटन के शीतलन नियम को भी लिख लेते हैं। शीतलन की दर वस्तु और परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, विशिष्ट ऊष्मा c, ताप T1, परिवेश का ताप T2 हो तो चलिए यहाँ पर ये होता है, ये इसका सूत्र जो शब्द बना है तो ये है शीतलन की दर माइनस dQ/dt का मतलब है ये शीतलन की दर, और यहाँ पर उसके परिवेश के और वस्तु के तापांतर के क्या होती है, समानुपाती। तो यहाँ समानुपाती, तो इस तरह से जो शब्द बना है उसको हम सूत्र के रूप में लिख देंगे। तो फिर से देख लीजिए, शीतलन की दर ये है वस्तु का ताप और ये है परिवेश का ताप और ये हो अंतर। तो वस्तु के ताप और परिवेश के तापांतर के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा k। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो Q का मान होता है, Q माने ऊष्मा का मान होता है, mst1 होता है, तो यहाँ पर ये रख देंगे। अब यहाँ पर बटे में dt है तो dt, बाकी इधर का तो वही लिख दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इस जो ये T1 माइनस T2 है इसका पक्षांतर कर दिए हैं और यहाँ जो ms है इधर पक्षांतर कर दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा dt1/T1 माइनस T2 बराबर, इसको एक नया नियतांक, क्योंकि ये सारी चीज़ नियत ही हैं, तो ये हो जाएगा माइनस k dt। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर जो इसका मान होता है वो log T1 माइनस T2 हो जाता है और इसका मान हो जाएगा माइनस KT। तो इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा। अब हमको शीतलन वक्र बनाना है और इसके सत्यापन करना है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं शीतलन वक्र और सत्यापन कैसे करते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं, तो दो दीवालों का एक पात्र लेते हैं। तो दो दीवालों का एक पात्र हो गया, ये बीच में दीवाल है, इधर जल भरा है, इधर भी जल भरा है। तो एक में T1 ताप पर ठंडा पानी भरा होता है, T2 ताप पर। तो देख लीजिए यहाँ पर एक में ठंडा पानी भर दिए हैं और एक T1 ताप पर हम क्या भर दिए हैं, गर्म पानी भर दिए हैं। अब कैलोरीमीटर को पात्र के अंदर रखते हैं, दोनों तापों को समान समयांतराल में नोट करते हैं और हम ग्राफ T1 और T2 और समयांतराल के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ऋणात्मक रेखीय ढाल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ किसके किसके बीच में खींच रहे हैं, देख लीजिए, log T2 माइनस T1 इसके बीच में खींच रहे हैं और ये समयांतराल के बीच में खींच रहे हैं। तो ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कोई भी वस्तु एक क्रम से क्या होती है, धीरे धीरे ठंडा होती है। जैसा जैसा तापांतर होगा उसके हिसाब से वो ठंडी होती जाएगी। यही शीतलन के नियम का सत्यापन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चालन, संवहन तथा विकिरण में अंतर लिखना है। तो चलिए चालन, संवहन, विकिरण की तुलना करते हैं क्या क्या है। इस विधि में अणु स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके पड़ोस के उन अणुओं की ओर स्थानांतरित करता है जिनका ताप कम होता है। इस विधि में अणु स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके कम ताप की ओर खुद ही चले जाते हैं, ये पड़ोस वालों को नहीं देते हैं। इस विधि में स्रोत से ऊष्मा तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये चालन, संवहन, विकिरण की ये परिभाषा हो गई। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, चालन में, संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें माध्यम गर्म हो जाता है, इसमें भी माध्यम गर्म हो जाता है, इसमें माध्यम गर्म नहीं होता है। ऊष्मा प्रवाह किसी भी भाग की ओर हो सकता है। ऊष्मा का प्रवाह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ही होता है। ऊष्मा का प्रवाह सभी दिशाओं में हो सकता है इसमें, विकिरण में। फिर आगे है, यह धीमी प्रक्रिया है, यह तेज प्रक्रिया है और यह बहुत ही तीव्र प्रक्रिया है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। यह विधि ठोसों के लिए है, यह विधि द्रव और गैस अर्थात तरल के लिए है और यह विधि तीनों में होती है। ऊष्मा का प्रवाह टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऊष्मा का जो मार्ग है इसका मार्ग वक्री होता है, ऊष्मा प्रवाह का मार्ग इसमें रेखीय होता है। तो इस तरह से इनमें अंतर है। अब चलिए अगला अंतर देखते हैं, समतापी तथा रुद्धोष् प्रक्रम में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर समतापी प्रक्रम और ये रुद्धोष् प्रक्रम, इनको समझते हैं। इसमें ताप नियत रहता है, इसमें ऊष्मा नियत रहती है। यह धीमा प्रक्रम है, यह तीव्र प्रक्रम है। इसमें ऊष्मा का विनिमय हो सकता है, इसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं हो सकता है। इसमें पात्र सुचालक होना चाहिए, इसमें पात्र कुचालक होना चाहिए। ये बायल का नियम पालन करता है, ये रुद्धोष् के नियम का पालन करता है।
फिर देख लेते हैं इसमें आंतरिक ऊर्जा नियत होती है, इसमें आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं होती है। पीवी आरेख का क्षेत्रफल अधिक होता है, अर्थात किया गया कार्य अधिक होता है। इसमें पीवी आरेख का क्षेत्रफल कम होता है, अर्थात किया गया कार्य कम होता है। पीवी वक्र की ढाल अधिक होती है, इसमें कम होती है। निकाय द्वारा किया गया कार्य दी गई ऊष्मा के तुल्य होता है और निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के तुल्य होता है। इसमें विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, इसमें विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो जाती है। उदाहरण यहाँ पर बर्फ़ का पिघलना और यहाँ पर ये गुब्बारे या किसी टायर का अचानक फूटना, इस तरह से ये रुद्धोष् प्रक्रम है, ये समतापी प्रक्रम। अगला प्रश्न है ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं, इसकी संरचना व कार्यविधि का वर्णन करिए तथा दक्षता के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो वह यंत्र जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ऊष्मा इंजन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 भाग होते हैं। एक गर्म ऊष्मा का भंडार होता है जिसका ताप T1 होता है, इसे स्रोत कहते हैं। तो स्रोत की परिभाषा क्या हो गई, यह उच्च ताप पर T1 का गर्म ऊष्मा भंडार होता है, इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, ये ठंडा ऊष्मा का भंडार होता है, इसका ताप T2 होता है और ये क्या कहलाता है, सिंक कहलाता है। तो ये जो T2 है ये निम्न ताप का भंडार होता है, क्योंकि ठंडा है तो निम्न ताप ही होगा और इसकी ऊष्माधारिता भी क्या होती, अनंत होती है। फिर कार्यकारी पदार्थ वही है जो ऊष्मा को कार्य में बदलता है। तो इसमें जो कार्यकारी पदार्थ होता है ऊष्मा इंजन में, ये पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, गैस हो सकती है, भाप हो सकता है, इस तरह के कई हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी कार्यविधि को समझते हैं। तो कार्यविधि सीधा है, बेलन पिस्टन निकाय में कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। तो बेलन पिस्टन का निकाय का मतलब ये इस तरह का, ये बेलन हो गया और इसमें एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे सरक सकता है, इसमें पिस्टन हो गया और इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। तो जब यह स्रोत से ऊष्मा लेता है तो इसमें प्रसार होता है और ये प्रसार होता है तो ये ऊष्मा को कार्य में बदलता है और ऊष्मा का शेष भाग जो है सिंक को स्थानांतरित कर देता है। तो इसमें संपीड़न हो जाता है और प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यही चक्रीय प्रक्रम लगातार चलता रहता है। तो बड़ा सिंपल सा है, सीधे सीधे स्रोत से कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा लेता है, उसे कार्य में बदलता है और शेष ऊष्मा को सिंक में परिवर्तित स्थानांतरित कर देता है और पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस तरह से इसकी कार्यविधि होती है। इसके बाद हम इसकी दक्षता की बात करते हैं। तो देखिए, एक चक्र में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। तो दक्षता को ये ईटा से दर्शाते हैं। तो ईटा बराबर हो गया किया गया कार्य और ये अवशोषित ऊष्मा का अनुपात, तो ये लिख दिए। अब वहाँ पर जो है कार्य किसके बराबर होता है कि वो ऊष्मा लेता है, कुछ भाग स्थानांतरित कर देता है, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये कार्य की जगह लिख देंगे और यहाँ Q1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q1 को Q1 के बटे में लिखेंगे तो एक आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 इधर रह जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग करेंगे तो इस तरह से दक्षता का सूत्र आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रशीतक ऊष्मा पंप किसे कहते हैं, इसकी संरचना व कार्यविधि का वर्णन करिए तथा कारण गुणांक के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो वह यंत्र जो चक्रीय प्रक्रम में यांत्रिक कार्य द्वारा ठंडे भाग से ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो सीधा सीधा जो ऊष्मा को अवशोषित करे वही जो है प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कहलाता है। ये भी 3 भागों का बना होता है ऊष्मा इंजन की तरह। ये गर्म ऊष्मा का भंडार जिसको हम स्रोत कहते हैं, और यहाँ पर ये ठंडा ऊष्मा का भंडार जिसे हम सिंक कहते हैं। और यहाँ पर जो है यदि कार्य किया जाता है, इस बार कार्य क्या करेंगे तो ये क्या करेगा, ठंडे भाग से ऊष्मा को लेगा और उसे गर्म भाग की ओर स्थानांतरित कर देता है, जिससे ये भाग ठंडा हो जाता है और इसी भाग में हम अपने जो भी है कोई चीज़ सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, खाने पीने का सामान। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, चित्र में आपको तो समझ में आ गया होगा। तो कार्यकारी पदार्थ, इसमें कार्यकारी पदार्थ द्रव अमोनिया, फ्रियान या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को बोल सकते हैं, ये होता है। स्रोत, तो यह उच्च ताप T1 का गर्म ऊष्मा भंडार होता है, इसकी धारिता अनंत होती है।
सिंक यह है, निम्न ताप T2 का ठंडा ऊष्मा भंडार होता है, इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। कार्यविधि यही, जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्यकारी पदार्थ संपीड़ित होता है और वह सिंक से ऊष्मा को अवशोषित करता है, स्रोत की ओर स्थानांतरित करता है और उसमें प्रसार होता है। यही चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है, जिससे सिंक कोष्ठ ठंडा हो जाता है और उसका उपयोग हम जिसे भी सामान रखना है, ठंडा करके रखना है, उस चीज़ को वहाँ पर रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें अगला है, कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो एक चक्र में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा निकाय पर किए गए कार्य के अनुपात को प्रशीतक का कार्य गुणांक कहते हैं। तो ये अल्फा बराबर ये हो गया Q2/W। तो Q2 ये क्या है, अवशोषित ऊष्मा है, कहाँ से, सिंक से। अब यहाँ पर जो कार्य है तो Q1 माइनस क्या होता है, Q2 होता है, ये लिखेंगे। अब यदि हम यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं तो यही जो सूत्र आ गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है या कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक होता है फ्रिज का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का समीकरण स्थापित करिए। तो चलिए सरल आवर्ती गति करते हुए कण के लिए हम यहाँ पर त्वरण का समीकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रश्न जो है त्वरण का, वेग का और विस्थापन तीनों को स्थापित करने का तरीका है। तो आप यदि इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो तीन चीज़ अपने आप आपसे बनेंगी। तो इस तरह से आपको चित्र बना लेना है, क्योंकि वस्तु ये वृत्तीय मार्ग में सरल आवर्त गति करता है। तो मान लेते हैं कि माना कोई कण P, ये P कण है, वृत्तीय गति करता है, जिसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, त्रिज्या a है, ये त्रिज्या को आप यहाँ कैपिटल A चित्र में लिख सकते हैं। विस्थापन x है, तो यहाँ पर ये इसका विस्थापन कितना हो गया, x हो गया। कोणीय विस्थापन थीटा है, तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे, और समय अंतराल t है, तो यहाँ पर t लिख देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये त्रिभुज OPN से, तो त्रिभुज OPN देख लीजिए, OPN ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि कॉस ओमेगा टी माने कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, थीटा का मान ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार क्या है, ON। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आधार है इसका, तो इसका आधार क्या है, ये PN है। तो यहाँ पर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। PN का मान कितना है, x, क्योंकि ये x लाइन का है तो यहाँ x लिख दिए। OP का मान देख लीजिए, OP का मान a है तो यहाँ पर a लिख दिए। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x = a cos ओमेगा टी। ये विस्थापन का समीकरण आ जाएगा। परीक्षा में यदि सरल आवर्त गति का विस्थापन पूछे तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। अगला अब हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ वेग बराबर क्या होता है, dx/dt। तो यहाँ पर देखते हैं v की जगह v रख दिए हैं और यहाँ पर dx/dt है, तो a ये वाला मान रख देते हैं x का। तो x का यदि वाला ये मान रखते हैं तो a को बाहर कर दिए हैं, cos ओमेगा टी रख दिए हैं। अब cos ओमेगा टी का यदि आप अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी का होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस तरह से इसका अवकलन होता है, आप इसको याद कर लेंगे। तो इस तरह से वेग का समीकरण आ जाता है। यदि परीक्षा में सरल आवर्त गति में वेग पूछता है तो इतना यहाँ तक आप स्टेप कर देंगे तो वेग का समीकरण आ जाएगा। लेकिन त्वरण बराबर क्या होता है, a dv/dt माने वेग बटे समय। तो a की जगह a रखे हैं और यहाँ हम फिर से देख लेते हैं, माइनस a ओमेगा बाहर कर दिए हैं, d/dt ये साइन ओमेगा टी माने v का मान रख दिए हैं, तो ये v का मान रख देंगे। अब फिर से साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ एक ओमेगा पहले से था, इसका भी ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, तो ये ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये आ गया। तो ये जो है किसका समीकरण हो गया, त्वरण का समीकरण हो गया। अब यदि हम मान रखना चाहते हैं तो कॉस ओमेगा टी का जो मान है देख लीजिए, x/a था। तो यहाँ पर यदि कॉस ओमेगा टी हटा करके इसके स्थान पर x/a रख देंगे, ये इस तरह से, तो यहाँ पर a और a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इससे पता चला कि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है और इसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। अब इसका अगला प्रश्न है, सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात करिए। अक्सर आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह का आपको चित्र बना लेना है जो सरल लोलक को दर्शाए।
तो सरल लोलक में यहाँ पर क्या क्या है, ये डोरी की इसकी लंबाई हो गई, इसको स्मॉल एल से लिख देते हैं। ये डोरी का तनाव हो गया, ये यहाँ पर इसका कोण हो गया। अब यहाँ पर ये इसका द्रव्यमान हो गया, और इसमें जो भार लगेगा वो लगेगा mg, कहाँ की ओर, नीचे की ओर। इसके दो घटक हो जाएंगे, एक इधर का घटक आएगा तो इसका नाम हो जाएगा mg cos थीटा, और एक इधर घटक हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg cos थीटा जो होता है ये इसको संतुलित कर देता है। mg cos थीटा किसको संतुलित करता है, तनाव को, और जो mg sin थीटा ये प्रत्यानयन बल को संतुलित करता है या देता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चित्र में देखते हैं, माना लोलक का द्रव्यमान m है, धागे की लंबाई l है, अल्प कोण थीटा में विस्थापित किया गया है, तो इस पर निम्न बल कार्य करते हैं। एक बल हो गया डोरी का तनाव T, ये डोरी की अनुदिश, डोरी की दिशा की ओर। फिर लोलक का भार ये क्या हो गया mg, ये कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है, और इसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, mg sin थीटा और mg cos थीटा। इस तरह से दो घटकों में हो गया। अब ये जो mg cos थीटा है ये डोरी के तनाव को संतुलित करता है, और जो mg sin थीटा है ये प्रत्यानयन बल प्रदान करता है। प्रत्यानयन बल का मतलब इसको वापस अपनी पुरानी स्थिति में लाता है। जो प्रत्यास्था में बल लगता है उसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो F बराबर है ये माइनस mg sin थीटा हो गया। प्रत्यानयन बल जो है आंतरिक बल है, इसको हम निगेटिव मान लेते हैं, इसलिए हो जाएगा माइनस mg sin थीटा। तो माइनस हम यहाँ लगाए हैं। अब यहाँ पर बल का जो सूत्र होता है वो होता है ma, तो ma लिख दिए। ये mg थीटा हो गया। थीटा क्यों हो गया, यहाँ साइन गायब हो गया। तो साइन गायब होने का तरीका ये है कि यदि ये कोण अल्प है, यहाँ ले लिए हैं कंडीशन की अल्प कोण में विस्थापित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर साइन हटा दिए हैं। अब यहाँ पर a का मान जो अभी हम निकाले थे, जो सरल आवर्त गति में त्वरण का सूत्र होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो लिख देंगे। यहाँ mg लिख दिए हैं, और ये जो थीटा होता है कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये चाप है इसको मान लेते हैं x, और त्रिज्या इसकी लंबाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x/l। तो इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है। अब लिखने के बाद देखना है कि mg से कट जाएगा, माइनस से कट जाएगा, x से कट जाएगा, तो यहाँ g/l बचा, और ये स्क्वायर बचा, स्क्वायर हटाएंगे तो g/l हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये होता है कोणीय वेग, उसका सूत्र होता है 2 पाई न्यू, और या 2 पाई f भी लिख सकते हैं कि न्यू का मतलब आवृत्ति है। तो यहाँ पर ये न्यू हो गया, तो 1/2 पाई बराबर हो गया g/l। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अब जब आप इसको इस तरह से लिख दिए हैं, तो लिखने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई का हम पक्षांतर कर दिए हैं, तो इस तरह से आ गया। अब ये जो न्यू का मान होता है, आवृत्ति का मान होता है, ये 1/t होता है। तो यहाँ पर 1/t है, तो अब हम इसको उल्टा कर देंगे। t लाने के लिए t को ऊपर लिख दिए हैं, तो ये 2 पाई ऊपर चला गया, और ये l ऊपर चला जाएगा, g नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। और ये माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना ही अनुदिश है, और यहाँ पर क्या है, लंबवत है, बस इतना है, बाकी सारे लाइन एक जैसे है। इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, इसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता और प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए। इसके संचरण के लिए आयतन प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए। यह ठोस द्रव की सतह पर संचरित होती है। यह सभी माध्यमों में संचरित हो सकती है। इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। इनके संचरण के लिए माध्यम व दाब एवं घनत्व नहीं परिवर्तित होता है। इनके संचरण से माध्यम का दाब व घनत्व परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें या लहरें, और ये ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तरंग गति किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो विक्षोभों का प्रतिरूप जो बिना वास्तविक द्रव्य प्रवाह के स्थानांतरित होता है तरंग गति कहलाता है। तो ये विक्षोभों का प्रतिरूप है या ऊर्जा का स्थानांतरण है जो बिना द्रव्य प्रवाह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, उसी के हम तरंग गति कहते हैं। तो यहाँ पर तरंग गति के गुण अब देख लेते हैं। यह विक्षोभ का प्रतिरूप है,
जो एक समान गति से बिना द्रव्य प्रवाह के माध्यम में स्थानांतरित होता है। माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति के परितः बिना आगे बढ़े दोलन करते हैं। माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण होना चाहिए। अलग अलग स्थिति पर कणों का वेग अलग अलग होता है। माध्यम में वेग नियत होता है। ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण होता है। यह युग्मित दोलन का समूह होता है। इस तरह से तरंग गति के गुण हैं। और आपको ये समझना है जो 3 अंक के प्रश्न हैं वो 4 अंक में भी आ सकते हैं, 4 अंक वाले 3 अंक में भी आ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तैयारी आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक तनी हुई डोरी में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो तनी हुई डोरी के कंपनों के लिए सिद्ध कीजिए 1:2:3। तो इस तरह से 2 तरह का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए, प्रसामान्य विधा, 2 सीमाओं से परिबद्ध आवृत्ति को प्रसामान्य विधा कहते हैं। और चलिए, तनित डोरी में प्रसामान्य विधा, नॉर्मल मोड्स और ट्यून को समझते हैं कि क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर निस्पंद की जो स्थिति होती है वो x = n λ/2 होती है। तरंग दैर्ध्य के आधे स्थिति में निस्पंद होता है। अब यहाँ पर जो है x का मतलब क्या है, जो l है वही x है, क्योंकि इसकी दूरी, निस्पंद की दूरी को हम यहाँ पर x मानते हैं और ये l की भी दूरी है। तो x की जगह हम l लिख दिए हैं, बाकी इधर का पूरा वैसे लिखा है। अब यहाँ पर हमको लैम्डा निकालना है, तो ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 2l/n हो गया, लैम्डा हो गया। अब इस तरह से आ गया है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमको आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति बराबर होता है v/λ, माने वेग बटे समय, वो वेग बटे तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर हम न्यू की जगह न्यू लिखें, वेग की जगह वेग लिख दिए, और लैम्डा का मान क्या था 2l/n, तो यहाँ पर 2l/n लिख दिए हैं। अब ये n ऊपर चल जाएगा तो nv/2l हो गया। अब ये तनित डोरी में जो v होता है, चाल होता है, तो n/2l लिखे और t/μ लिख दिए, क्योंकि जो v का मान होता है t/μ होता है, तनित डोरी में चाल होता है। 3 नंबर के प्रश्न में इस सूत्र को निकाले हैं। अब यहाँ पर n का मान 1, 2, 3 हो सकता है। तो यदि यहाँ पर n का मान 1 मान लेंगे यदि, तो ये प्रथम सन्निधि हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान 1 हो गया तो ये सूत्र बन गया। n का मान 2 हो गया तो ये 2 सूत्र बन गया, v1 के जैसे आ गया। अब यहाँ पर 3 ले लिए तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 3 ν1 भी लिख सकते हैं, और इस तरह से nv1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सरल आवृत्ति के गुणक ही होते हैं ये प्रसामान्य विधा वाले। तो इस तरह से यहाँ जो है 4 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और समय मिले तो आगे वीडियो भी देख सकते हैं चैप्टर वाइज। थैंक यू।